हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो ये है वेव एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 4। और आज की इस क्लास में हम पिछले 3 लेक्चर में जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कवर किए थे उनसे थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की ये पूरी की पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए डेडिकेटेड है। हमारे पास टोटल 31 क्वेश्चन है आज की इस क्लास में, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके लिए हमने सोचा हुआ है होमवर्क के लिए रहेगा, और बाकी के 25-26 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और देखिए आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन के जो भी छोटे मोटे डाउट्स रह गए होंगे थियरी के अंदर या किसी क्वेश्चंस को करते हुए, वो सारे डाउट आज की इस क्लास में कवर हो जाएंगे। उस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर ले लिए। जो थियरी में आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट रह गया होगा वो सारी प्रॉब्लम आज की इस क्लास में कवर हो जाएगी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि द रेट एट विच एनर्जी इज लॉस्ट इन केस ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 2R इक्वल टू बी अपान एम, जहां पर बी को बोल रहे हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 2R इज इक्वल टू बी अपान एम यहां लिखा हुआ है, और हमने आपको ये लेक्चर के दौरान बोला है कि जितने टाइप की बुक्स लेंगे उतने टाइप्स के सिंबल यूज होते हैं। कोई आर यूज करता है, कोई गामा यूज करता है, कोई स्मॉल बी यूज कर लेता है, और कोई के यूज कर लेता है, और कोई बीटा यूज कर लेता है। तो हम लोगों ने इसकी जगह पर बीटा यूज किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको जब एग्जाम में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप सिंबल्स का ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सिंबल बदलती रहती हैं अलग अलग बुक्स में। ठीक है, कुछ तो ऐसी बुक्स हैं हमारे पास जिसमें ये आर की जगह पर स्मॉल बी यूज किया है, जो कि हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। कुछ ऐसी भी बुक्स हैं जो कि इसी को डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन अगले ही सवाल में इसी को डैम्पिंग कोफिशिएंट बोल देती हैं, जबकि डैम्पिंग कोफिशिएंट बीटा वाला टर्म था, बी अपान 2m वाला टर्म था। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इन जनरल यूज होती रहती हैं, और इनके नाम मोटे मोटे तौर पर लिया जाता है। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। इवन बुक्स में भी ये लाइन लिखी रहती है कि हम लोग पूरे इस डिस्कशन में कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना, ऐसी बात होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आप लोग पूछ भी रहे थे, और मैंने बताया भी था आपको थियरी के दौरान कि जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं या टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, वो रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग एनर्जी के टर्म में तो रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, बट जब बात एम्पलीट्यूड या वेलोसिटी की होती है तो इसको हम मीन लाइफ टाइम बोलते हैं। जबकि हमने आपको ये बताया है कि एम्पलीट्यूड हो, वेलोसिटी हो, एनर्जी हो, इन सब की वैल्यू इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स होने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम का नाम है रिलैक्सेशन टाइम। तो टाइम तो वही है, बट एनर्जी के केस में ये वर्ड यूज होता है किसी किसी बुक में, और एम्पलीट्यूड के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में तो मीन लाइफ टाइम बोलने लगते हैं। तो ये बातें ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऐसे दोनों सोर्सेस अवेलेबल हैं जिसमें सबके लिए यही वर्ड यूज होता है, और ऐसे भी सोर्सेस अवेलेबल हैं जिनमें कुछ के लिए ये यूज होता है, कुछ के लिए ये यूज होता है। तो आपको अपने सवाल, अपने प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस चैप्टर में ये इस तरह का जो डाउट है वो बहुत बड़ा इश्यू है, तो इस चीज को आप क्लियर करिएगा। बाकी आपके कमेंट्स अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में हम कमेंट्स देखेंगे, तब तक सवाल पर आते हैं। तो रेट एट विच एनर्जी इज लॉस्ट इन केस ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो डैम्पिंग अगर हो रही है तो उसमें एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लिखिएगा E इज इक्वल टू ई नॉट, ई इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस में 2βt। और आपको पता है इसी को हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस में t अपान टाउ। ऐसे लिख सकते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, और ऐसे हम लिख सकते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट के टर्म में। तो हमें रेट ऑफ एनर्जी लॉस निकालना है, यानी हमें निकालना है P, दैट इज माइनस ऑफ DE अपान DT, है ना। रेट ऑफ एनर्जी लॉस मतलब पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी लॉस हो रहा है डैम्पिंग की वजह से, और माइनस का मतलब यह है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से माइनस टर्म आएगा। क्वालिटी फैक्टर के बाद आपने जो टर्म पढ़ा था रेट ऑफ एनर्जी पावर डिसिपेशन, उसमें ये आपने किया भी था। तो इसको आप डिफरेंशिएट जरा करिएगा। तो DE अपान DT विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो देखिए E नॉट एज अ कांस्टेंट रहेगा, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है सेम, लेकिन ऊपर ये जो है ये टाइम के साथ जो कांस्टेंट है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, तो माइनस ऑफ 2β आपको बाहर मिलेगा, और टाइम का हो जाएगा 1, तो माइनस ऑफ 2β। कुल मिला के क्या मिलेगा आपको?
कुल मिला के आपको मिला, अच्छा यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी था तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 बीटा और ई नॉट और ई पावर माइनस में 2 बीटा टी इज इक्वल टू पी। ठीक है, और आप देखिए ये जो पूरा का पूरा टर्म आपको दिख रहा है ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू 2 बीटा और ये है आपका इनिशियली एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था E। तो P इक्वल टू 2 बीटा और E, और आपको एक बात ये पता है कि ये जो बीटा सिंबल हमने यहाँ पर लिखा है इसी बीटा को ये R बोल रहे थे, तो यहाँ पर R लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2R और क्या E, है ना, 2R और E। एक बात और आपको पता है कि ये जो बीटा है या जिसको ये R बोल रहे हैं, ये बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सॉरी 2 बीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 1 अपान टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम फॉर एनर्जी। और यहां से अगर आप 2 बीटा की जगह पर 1 अपान ई लिखेंगे तो ये आपका आंसर P इक्वल टू ई अपान टाउ भी मिलेगा। इस तरीके का भी सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पावर और एनर्जी के बीच का ये रिलेशन है P इज इक्वल टू ई अपान टाउ। बाकी आपका ये सवाल जो था वो यहां से हो जाएगा P इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 2 इंटू ये R यानी कि बीटा और इंटू में E। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास m स्मॉल m suspended from a uniform spring of force constant K and mass ms is given by। क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक मास स्मॉल m है और ये सस्पेंड किया गया है एक स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और जिसका मास क्या है ms। यानी आप देखिए ये आपको जो स्प्रिंग दिया हुआ है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K और इसका मास है ms। इससे ये जो ब्लॉक आपने लटकाया है इसका मास है m। तो आपसे कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का, इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताइए। तो आप जरा सोचिए कि इसके पहले आप पढ़ा करते थे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान K, टाइम पीरियड की बात करें T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान K। तो ऐसे केस में ये जो मास होता था वो किसका होता था, ये ऑब्जेक्ट का होता था। यहां पर जो ऑब्जेक्ट हम लटकाते थे उसका मास लिखा करते थे। यानी ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हम स्प्रिंग के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं इस वाले मास के रिस्पेक्ट में और इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर सवाल में ये मेंशन है कि इसका भी कुछ मास है, ये नॉन जीरो कुछ मतलब नेग्लिजिबल नहीं कंसीडरेबल कुछ मास है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये मास भी इस फार्मूले में आता है। और ये फार्मूला कैसा होता है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई और यहां पर ये मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग डिवाइडेड बाई 3 प्लस m स्प्रिंग के मास का 1/3 करके ये ऐड होगा और अपान में ये k हो जाएगा। ये ऐसे केस में टाइम पीरियड का फार्मूला। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उल्टा कर लीजिए 1/2 पाई और यहां पर हो जाएगा k अपान मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग अपान 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/2 पाई k अपान m प्लस ms अपान 3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। The time interval in which total mechanical energy of oscillator falls to 1/e of its initial value is called। जरा एक इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ लीजिए फिर अगला सवाल आपको दिखाते हैं। The time interval in which total mechanical energy of oscillator falls to 1/e of its initial value is called। टोटल मैकेनिकल एनर्जी अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स होने में जितना टाइम लगाती है उस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, हाफ लाइफ टाइम और पीरियोडिक टाइम। और इधर देखिए द टाइम इंटरवल इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉल्स टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड। जब एम्पलीट्यूड 1/e फॉल होने में टाइम पूछे और जब एनर्जी आपसे 1/e फॉल होने में टाइम पूछे, हमने आपको थियरी के टाइम ये बताया था कि एनर्जी के केस में तो हमेशा रिलैक्सेशन टाइम ना मिलेगा, बट एम्पलीट्यूड के केस में कुछ बुक्स इसको वहां पर भी वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड में भी इसको रिलैक्सेशन टाइम ही बोलती हैं, बट कुछ बुक्स में इसको मीन लाइफ टाइम भी बोला जाता है। तो ऐसे केस में अगर ऑप्शन में ये चीज है तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन होगा तो हम आपको इन दोनों बुक्स के सोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे फोटो खींच करके, जिसमें ये दोनों तरह की बातें आपको मिलेंगी, ठीक है।
तो फिलहाल यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही थी कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वैल्यू का 1/E होने में जो टाइम लगेगा, तो आपको पता है E इक्वल टू, ये फार्मूला होता है E नॉट E पावर माइनस में 2 बीटा टाइम्स T, है ना। और अगर आप टाइम T की जगह पर ले लें 1/2 बीटा, 1/2 बीटा अगर आप ले लेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू E नॉट E पावर माइनस में 2 बीटा, और टाइम T की जगह पर हो जाएगा 1/2 बीटा। ये 2 बीटा से ये 2 बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा E इक्वल टू क्या, E नॉट अपान में E। मतलब जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी का 1/E टाइम्स होने में कितना टाइम लगाएगी, 1/2 बीटा के इक्वल, और जितना टाइम लगेगा इसी टाइम का नाम हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू 1/2 बीटा हो गया, किसके लिए, मैकेनिकल एनर्जी के लिए। तो ये मैकेनिकल एनर्जी के लिए ये जो टाइम है, इसको हम लोग हमेशा किसी भी बुक में आप देखेंगे तो ये तो रिलैक्सेशन टाइम ही मिलेगा, आप इसको भी रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं। The time interval in which the amplitude of oscillation falls to 1/E of its initial value is called, ठीक है। The time interval in which the amplitude of oscillation falls to 1/E of its initial value is called। तो एम्पलीट्यूड का 1/E होने में जितना टाइम लगेगा, तो एम्पलीट्यूड वाला फार्मूला क्या होता है, A इक्वल टू A नॉट E पावर माइनस में बीटा टाइम्स T। और अगर आप कितना टाइम लें कि वैल्यू जो आएगी वो इनिशियल वैल्यू की 1/E हो जाएगी, तो अगर T की जगह पर हम 1/बीटा रख दें तो ये हो जाएगा A इक्वल टू A नॉट E पावर माइनस में बीटा, और टाइम की जगह पर 1/बीटा, इससे कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा A इक्वल टू A नॉट अपान में E। इसका मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/E टाइम्स हो गया, तो जो टाइम लगा है उसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। लेकिन यहां पर हमारा ऑप्शन मीन लाइफ टाइम भी दिया है, तो आप इसको मीन लाइफ टाइम ही बोलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जबकि यहां देखिए रिलैक्सेशन टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एट रेजोनेंस। यहां से ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। At resonance, the phase difference between velocity and driving force is। At resonance, resonance पर आपको ये बताना है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड ड्राइविंग फोर्स, यानी आपने जो ड्राइविंग फोर्स लगाया है, आपने जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया है, वो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का आपको फेज डिफरेंस बताना है। लेकिन कंडीशन कौन सी लेनी है, रेजोनेंस वाली, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या ध्यान रखेंगे, जो आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं, जो आपने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया था फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, वो आपको याद होगा, वो था आपका F नॉट साइन PT, ठीक है। दूसरा, अब बात हम किसकी कर रहे हैं, वेलोसिटी की। लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखिए कि इसमें जो आपने स्टेडी स्टेट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, यानी जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, एक्स का इक्वेशन आया था, वो क्या आया हुआ था, वो आया हुआ था एक्स इक्वल टू एफ नॉट अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर, और इन सब का होल पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर, और इसके साथ आएगा साइन, यहां पर आएगा PT माइनस में क्या, 5, है ना। ये फार्मूला आपका आया था स्टेडी स्टेट में डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था। इसमें ये पूरा टर्म आपका एम्पलीट्यूड का फार्मूला हो जाएगा, ये पूरा टर्म एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और ये आपका बता रहा है फेज, ठीक है। एक और चीज आपको याद करनी होगी, वेलोसिटी का इक्वेशन। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, वेलोसिटी का इक्वेशन आपने निकाला था v इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस यहां पर क्या आएगा, p आ जाएगा, तो f नॉट और p, और अपान में आएगा यही सेम चीज, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसके बाद होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर, और इन सब का होल पावर 1/2, और इसके साथ यहां पर आएगा साइन PT माइनस 5 प्लस π/2। ये सारे फार्मूले हम थियोरी में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बस एक फार्मूला वहां पर मिसिंग है जो आपको लिखना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, कि ये जो फेज फाई दिख रहा है, फाई, इस फाई के लिए आपको एक्सप्रेशन याद करना होगा कि फाई इज इक्वल टू है tan इनवर्स 2p बीटा और अपान में ओमेगा स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। ये फार्मूला है फेज फाई के लिए, ठीक है ना।
तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 2p बीटा अपान में ओमेगा स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। कभी भी आपको फेज डिफरेंस वाली प्रॉब्लम में इसकी जरूरत पड़ेगी ताकि आप यहां से फाई की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां और यहां पर रख पाए। बाकी आपको ये दिख रहा है कि पीरियोडिक फोर्स का फेज कितना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि पीरियोडिक जो फोर्स आपने लगा उसका फेज कितना है, पीटी है। जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका फेज कितना है, पीटी माइनस फाई है। जो आपका वेलोसिटी है उसका फेज कितना है, पीटी माइनस फाई प्लस पाई बाई 2 है। तो हमें क्या करना है कि वेलोसिटी और ड्राइविंग फोर्स मतलब इस वाले और इस वाले के बीच का फेज डिफरेंस बताना है। ऐसे अगर बताना होता तो बड़ा क्लियर था, ये पीटी है और ये पीटी माइनस फाई प्लस पाई बाई 2 है, तो दोनों को डिफरेंस कर लेते तो आंसर आ जाता। लेकिन हमें रेजोनेंस की कंडीशन में फेज डिफरेंस बताना है, और रेजोनेंस की कंडीशन का मतलब कि जब ओमेगा की वैल्यू एट रेजोनेंस, जब ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, रेजोनेंस पर ओमेगा की वैल्यू पी के इक्वल होती है। आप चाहे वेलोसिटी रेजोनेंस की बात कर लेते, आप चाहे एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की बात कर लेते, एम्पलीट्यूड वाले में एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, और वेलोसिटी वाले में एग्जैक्टली इक्वल होता है। मतलब वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट या हाँ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, ये जो दोनों के रेजोनेंस होते हैं, वेलोसिटी के और आपके डिस्प्लेसमेंट वाले एम्पलीट्यूड के रेजोनेंस, ये दोनों रेजोनेंस लगभग आसपास वाली फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। ये वाला आपका जो वेलोसिटी वाला होता है एग्जैक्टली इस पर होता है, और जो आपका एम्पलीट्यूड का रेजोनेंस होता है वो इससे थोड़ा पहले हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप ओमेगा की जगह पर पी यहां रखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू पी रखने पर आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जीरो हो जाएगा और समथिंग अपॉन जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब आएगा पाई बाई 2। इसका मतलब आपको मिलेगा इसका इसका फेज क्या है, इसका फेज रेजोनेंस में भी पीटी ही रहेगा, लेकिन इसका जो फेज है पीटी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2, रेजोनेंस कंडीशन में फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आएगी, तो रेजोनेंस कंडीशन में इसका फेज हो जाएगा पीटी माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, इसका भी फेज क्या आ गया, पीटी। यानी रेजोनेंस की कंडीशन में वेलोसिटी का फेज वही आया जो कि ड्राइविंग फोर्स का था, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर शार्प रेजोनेंस Q should be small, Q should be large, damping should be small, both B and C। शार्प रेजोनेंस के लिए इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही है। शार्प रेजोनेंस का मतलब आप समझते हैं, शार्प रेजोनेंस का मतलब ग्राफ से अगर इन सारी बातों को आप याद रखें तो ज्यादा आसान होगा। आपने पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी P और एम्पलीट्यूड के बीच में ग्राफ खींचा था, तो आपको मिला क्या था, आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा मिला था कि ये आपका यहां पर था, ये फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और आपका जो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के केस में ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है पी रेजोनेंस, ये होती है अंडरवुड ओमेगा स्क्वायर माइनस में 2 बीटा स्क्वायर। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो अप्रोक्सीमेटली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा के इक्वल है, थोड़ी सी कम है। तो यहां पर हमने ये देखा था कि स्मॉल डैम्पिंग के केस में आपका ये जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे था, ऐसे था, मतलब इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास। ठीक है, फिर डैम्पिंग जब थोड़ी सी आपने और बढ़ाई तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे हो गया था, और जब हाई डैम्पिंग होने लगी तो हाई डैम्पिंग के केस में ये ग्राफ आपका जो है वो ऐसे हो गया। ठीक है, अगर ये ग्राफ याद रहे तो रिजल्ट बहुत ही आसानी से याद रहेगा। ये आपका था जीरो डैम्पिंग, जीरो डैम्पिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, ये लाइट डैम्पिंग, इसको बोलते हैं हम लाइट डैम्पिंग, और ये लास्ट वाला जो कंडीशन था वो आपका था हैवी डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग। ठीक है, और अगर आपको याद हो ये चीज कि हमने आपको बताया था कि Q यानी क्वालिटी फैक्टर जो Q इज इक्वल टू ओमेगा टाउ होता है, क्वालिटी फैक्टर इज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतना ज्यादा। तो यहां पर कह रहे हैं कि फॉर शार्प रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस शार्प होना चाहिए तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बात हमें पता है। और आपको दिख रहा है ग्राफ में एक और चीज कि शार्प रेजोनेंस जब हो रहा था वो केस कौन सा था, वो जीरो डैम्पिंग का केस था, यानी कि डैम्पिंग बहुत ही कम हो रहा था।
तो शार्प रेजोनेंस में जीरो डैम्पिंग भी आपका होता है और शार्प रेजोनेंस के लिए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, है ना। तो ये बात हमने आपसे बताई थी। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की जब बात करेंगे तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज्यादा का मतलब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, लेकिन डैम्पिंग क्या कम, लेकिन डैम्पिंग कम होना चाहिए, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से अब इस सवाल का जवाब आप बहुत ही क्लियरली दे सकते हैं कि शार्प रेजोनेंस के लिए कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा होनी चाहिए मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और क्या होना चाहिए, डैम्पिंग जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, तो डैम्पिंग जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, उतना ज्यादा शार्प रेजोनेंस मिलेगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एनर्जी ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का फार्मूला आपको याद करना है, और वो फार्मूला आप देखिए क्या था, ये फार्मूला आपका था E इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस में 2 बीटा टी, और एनर्जी के लिए रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल टू 1/2 बीटा होता है, तो यहां पर आपका बनेगा ई नॉट ई पावर माइनस में टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से इसको ध्यान रखें, दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो E इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये कंफ्यूजन के लिए आपको यहाँ पर उल्टा उल्टा करके दिया हुआ है, तो आपको क्लियरली ये फार्मूला याद करना था, इस वजह से ये सवाल यहाँ पर लिया हुआ था। ठीक है ना, इस फॉर्म में भी और रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन द रेजोनेंस कंडीशन द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। पिछला सवाल हमारा था वेलोसिटी और ड्राइविंग फोर्स के बीच का फेज डिफरेंस, और अभी हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के बीच का फेज डिफरेंस। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई करिए, आप लोग ट्राई करिए, और वो सारी एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कि जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, ये जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, इस ड्राइविंग फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन था आपका एफ नॉट साइन पी टी। बार बार लिख लिख करके और देख देख करके याद हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था आपका x इज इक्वल टू यहाँ पर एफ नॉट अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर और पी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा पार्ट था स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप इसको कर सकते हैं इसका होल पावर 1/2, और इसके फेज के लिए था साइन, साइन यहाँ पर था पी टी माइनस में क्या 5। अब इसके बाद हम अगर वेलोसिटी की बात कर लें, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी v इज इक्वल टू सब कुछ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन की तरह होगा, बस एफ नॉट के बगल में p आ जाएगा, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ नॉट p, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में 4 बीटा स्क्वायर और पी स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा इसके पावर में 1/2, और ये फेज के लिए हो जाएगा साइन यहां पर पी टी माइनस 5 और प्लस में π/2। ठीक है, बस इसके बाद आपको यही फेज फाई का एक्सप्रेशन, तो फाई इज इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स 2p बीटा अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतने एक्सप्रेशन आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कई सारे तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं बाकी स्टेट की पीजीटी में, एग्जैक्टली आपसे एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं, एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी, और ये फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी थी, है ना, वो फार्मूले पूछते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू पूछते हैं, एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं, और फेज डिफरेंस तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है हमें रेजोनेंस की कंडीशन में, और रेजोनेंस की कंडीशन आपको पता है, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है यहां पर, चलिए रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है ओमेगा इज इक्वल टू पी, और ओमेगा इक्वल टू पी अगर आप रखते हैं यहां पर, फिर से वही बात आएगी, ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा π/2। हमें किसके किसके बीच का फेज डिफरेंस चाहिए, हमें चाहिए फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड इम्प्रेस्ड फोर्स। सीक्वेंस यहां मैटर करेगा नहीं, तो आप देखिए π/2 यहां भी दिया है, लेकिन ये π/2 अहेड है और ये π/2 पीछे है, यानी कि लैगिंग है, ये लीडिंग है और ये लैगिंग है। तो आपको ये देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट जो है ड्राइविंग फोर्स से आगे चल रहा है π/2 से पीछे चल रहा है, तो फेज डिफरेंस निकालना है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। ये रहा डिस्प्लेसमेंट का फेज,
और यहाँ पर आप कितना लिख लेंगे, पी टी माइनस में रेजोनेंस कंडीशन में फाई की वैल्यू पाई/2 है ना, और यहाँ पर कितना है, पी टी है, पहले इसका नाम लिया गया है, बाद में इसका नाम लिया गया है। फेज डिफरेंस निकालने के लिए इस वाले फेज में से ये वाले फेज को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा पी टी माइनस पाई/2 था ये, और इसमें से माइनस करेंगे पी टी को, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस में पाई/2। और वैसे भी देख लीजिए ये पीटी है और ये पीटी माइनस पाई/2, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस ड्राइविंग फोर्स से पाई/2 फेज पीछे है, लैग कर रहा है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स से पाई/2 फेज से लैग कर रहा है, माइनस है, अगर प्लस होता तो लीड कर रहा होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैगिंग बाई पाई/2। और यहाँ से सीधे जो माइनस आएगा, माइनस में पाई/2, उस माइनस का मतलब यही कि इसका फेज इसके फेज से पाई/2 कम है, यानी पीछे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लैगिंग बाई पाई/2, लैगिंग बाई पाई/2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का नाम पहले लिखा हुआ है, अगर यही सवाल उल्टा कर देते, यहां पर हम ड्राइविंग फोर्स लिख देते और बाद में हम डिस्प्लेसमेंट लिखते, तो अगर आप ड्राइविंग फोर्स का फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद साथ देखते, तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई/2 फेज आगे है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। अगर फोर्स यहां होता और डिस्प्लेसमेंट यहां होता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, बट इस सीक्वेंस में ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। चलिए क्लियर, अब तो याद हो गया होगा ये फार्मूला और इसका तरीका भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन की खास बात क्या होती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपने ये देखा हुआ था, 3 कंडीशन हुआ करते थे, जिसमें ओवर डैम्पिंग हुआ करता था, क्रिटिकल डैम्पिंग, और लास्ट में आपका था जिसको हम बोलते हैं लाइट डैम्पिंग या अंडर डैम्पिंग। उस केस में ऑसिलेशन होता है, उस केस में ऑसिलेशन होता है और एम्पलीट्यूड इस तरीके से पीरियोडिकली डिक्रीज होती। यानी पहली बात तो एम्पलीट्यूड जो है एक्सपोनेंशियली इस तरीके से डिक्रीज हो रही है, और ऑसिलेशन का मतलब कि पीरियोडिकली चेंज भी हो रही है, पीरियोडिक चेंज हो रहा है मीन पोजीशन के दोनों तरफ। और डिक्रीज कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियल। तो आपको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए ये बात देखना पड़ेगा कि वो टर्म हमें लेना होगा जो ये रिप्रेजेंट कर रहा हो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी हो रहा है और पीरियोडिकली चेंज भी हो रहा है ना, ऑसिलेट हो रहा है, पीरियोडिक है ये। तो इसका मतलब कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट का मतलब ई के पावर निगेटिव वाला टर्म चाहिए, और पीरियोडिक के लिए साइन या कॉस का फंक्शन चाहिए। तो साइन या कॉस वाला फंक्शन इन दोनों में है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पीरियोडिकली इंक्रीज हो रहा है और ये पीरियोडिकली एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज हो रहा है और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर तो डिक्रीज होता है एम्पलीट्यूड, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द रिजल्टेंट पाथ ऑफ 2 SHM एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड पीरियड्स आर इन द रेशियो 1:2 व्हाइल द फेज डिफरेंस इज 0 विल बी। ये सवाल आप इस तरह का कर चुके हैं कि अगर 2 SHM बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हों, और उनके टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो है 1:2, यानी कि T1:T2 इज इक्वल टू 1:2, तो आपको ये बताना है कि 0 फेज डिफरेंस होने पर जो लिसाजूस फिगर बनेगा उसका शेप कैसा होगा, उसका फिगर कैसा होगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि T1:T2 के केस में, T1:T2 इक्वल टू 1:2 के केस में जनरल इक्वेशन क्या है, और T1:T2 इज इक्वल टू 1:1 इस केस में जनरल इक्वेशन क्या है। ज्यादातर लोग गड़बड़ कर देते हैं कि दोनों के केस में एक ही एक्सप्रेशन यूज करने लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस केस में होता था आपका, आसान था ये, x² प्लस y² माइनस 2xy cos फाई इज इक्वल टू sin² फाई। ये जनरल इक्वेशन हम लिसाजू फिगर के लिए तब यूज करेंगे जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, और इस कंडीशन में आपको लिखना होगा x/a माइनस साइन फाई, x/a माइनस साइन फाई होल स्क्वायर प्लस 4y²/b², और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में यहां पर आएगा y²/b² और प्लस x/a साइन फाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां स्क्वायर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन हम लिख कब रहे हैं,
ये इक्वेशन हम तब लिख रहे हैं जब हमारा एक इक्वेशन था x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा इक्वेशन हमारा था y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी। तो ऐसे केस में ये जो हमारे दोनों SHM बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आकर के एक दूसरे से ऑसिलेट कर रहे थे, मतलब सुपर इम्पोज हो रहे थे, तो जो रिजल्टेंट डिसाजूस फिगर का इक्वेशन होता था वो ये होता था। तो हमें तो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग 1:2 वाला ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। और फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू 0 गिवन है, तो यहाँ फाई की जगह पर आप 0 रखिए। जैसे ही आप 0 रखेंगे तो आएगा आपका x अपान a माइनस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो यानी ये 0 हो जाएगा, यानी x अपान a का होल स्क्वायर, और प्लस में आएगा 4y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आप रखेंगे साइन फाई यानी साइन 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो इक्वेशन यहाँ पर अब आपको दिख रहा है x अपान ए होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1। अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये इक्वेशन से जब हम लिसाजूस फिगर बनाते हैं, जैसे आपने क्या देखा, आपने सर्किल पढ़ा है, आपने इलिप्स पढ़ा है, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, आपने हाइपरबोला पढ़ा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही 4-6 टाइप के ही आपके शेप होते हैं। शेप तो किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ 8। इसको आप ध्यान रखिए, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 का मतलब बिल्कुल 8 के जैसा फिगर जो बनता है, उस फिगर का ये होता है आपका इक्वेशन। यानी फिगर ऑफ 8 का मतलब ये अगर x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, तो फिगर ऑफ 8 आपका कुछ ऐसे बनता है, बिल्कुल 8 की तरह बनता है। ये जो संख्या 8 होती है बिल्कुल वैसी बनती है, इसको हम फिगर ऑफ 8 बोलते हैं, और ये इक्वेशन उसी का है। ये है आपका फिगर ऑफ 8 का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि ये इक्वेशन कभी पूछा नहीं जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 1:2 का केस चल रहा था ना, यहाँ पर तो 2 रहेगा। हाँ, इस वाले केस में यहाँ 2 रहेगा, इस वाले केस में यहाँ 2 नहीं रहेगा। ठीक है, A particle of mass small m is executing SHM having total energy capital E. Its maximum velocity is. हमें SHM के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है एनर्जी के टर्म में। तो SHM करते हुए पार्टिकल की कुछ एक्सप्रेशन तो आपको याद ही होंगे, जैसे इसकी अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो 1/2 m यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका काइनेटिक एनर्जी में ये होता है, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला यूज होता है ना यहाँ पर, एम वी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर y स्क्वायर। टोटल एनर्जी जब हम यहाँ से निकालेंगे दोनों को सम करके, तो आपको मिलेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा ठीक है, ये बात तो है कि SHM की केस में आप टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन जानते हैं, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। और वेलोसिटी की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको इस y की मिनिमम वैल्यू रखनी होगी, जो कि कितनी होगी, 0। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू रख दें, यानी कि मीन पोजीशन पर ही बात करें, उस केस में वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा, और कितना आएगा, a के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, a आएगा और ओमेगा, तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, a ओमेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी की इस मैक्सिमम वैल्यू को वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो आप देखिए, हम एक काम कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम, ये जो ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर है, इसको हम a ओमेगा करके इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, और a ओमेगा का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू 1/2 m, और यहाँ पर v मैक्सिमम स्क्वायर, और आपको v मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए एनर्जी के टर्म में, तो v मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा ये 2e और ये अपान में m, और बाद में उसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2e और अपान में m। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आप एनर्जी के टर्म में इस तरीके से निकाल लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो 2e अपान m ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज a इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स, वेयर a इज द एक्सेलरेशन, x is displacement from the mean position and alpha is the constant, the periodic time of the particle is। ये देखिए क्या है, आपको एक पार्टिकल का इक्वेशन दिया हुआ है, a is equal to माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स,
जहां a जो है वो एक्सेलरेशन है और जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, और अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, तो आपसे पीरियोडिक टाइम पूछा जा रहा है, पीरियोडिक टाइम आपको बताना है। तो मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट और ये सारी बातें दी हुई, इसका मतलब कि ये एसएचएम हुआ, है ना। और आपको इस एसएचएम के केस में एक्सीलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट और ये है डिस्प्लेसमेंट। आपको पता भी है कि एसएचएम की ये पहचान होती है कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो यहां पर दिख रहा है, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस हो गया, ठीक है। और आप अगर इसको इस तरीके से लिखें कि ए की जगह पर अगर आप इसको, या तो आप, ठीक है यही काम कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए ए और इसको इधर ला करके प्लस अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और ए को लिखिए d2x अपान dt स्क्वायर, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग दिखा रहे हैं तो आप भी वैसे लिखिए, और प्लस में अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या 0। मतलब जिस एसएचएम की बात हो रही है उसका आपने निकाल लिया डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम लोगों का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता था एसएचएम का नॉर्मल केस में फ्री वाइब्रेशन में, तो वो हमारा होता था इक्वेशन d2x अपान dt स्क्वायर, अगर आपको याद हो, प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, जब फ्री वाइब्रेशन की बात हो रही थी तब, है ना। तो d2x अपान dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन हुआ करता था फ्री वाइब्रेशन के केस में। और यहां से हमारा रिजल्ट आता था क्या, कि ये जो ओमेगा स्क्वायर है, इस ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये किसकी जगह पर लिखा जाता था, k अपान m जो आया था उसी की जगह पर लिखते थे, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब होता था k अपान m, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम इसको भी कंपेयर, और अगर आप ये चीज लिखते थे तो यहां से आप लिखते थे ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अपान एम, और टाइम पीरियड के लिए आप फार्मूला लिखते थे टी इज इक्वल टू 2 पाई, और अपान में ये जो भी चीज यहाँ पर थी ओमेगा, यानी कि 2 पाई और अंडर रूट अपान में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के अपान एम, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एम अपान में क्या के। ये आपका टाइम पीरियड का फार्मूला होता था। बिल्कुल वही काम आपको यहां भी करना है। तो जो इंपॉर्टेंस यहां पर ओमेगा स्क्वायर का है वही इंपॉर्टेंस यहां अल्फा का है। तो अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो आपको मिलेगा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या अंडर रूट अल्फा, और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा हो गया, तो इस ओमेगा की जगह पर अगर हम अंडर रूट अल्फा रखेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा होता है, और ओमेगा की जगह पर अंडर रूट अल्फा है तो अंडर रूट अल्फा रख देंगे, ये हो जाएगा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 2 पाई अपान अंडर रूट अल्फा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको याद हो, ये आपका ये टाइम पीरियड का फार्मूला आप लिखते हैं किस केस में, ये आप लिखते हैं फ्री वाइब्रेशन के केस में। फ्री वाइब्रेशन के केस में आपने लिखा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपान में आपका जो भी एसएचएम करने वाला ऑसिलेटर है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात होती है तो उसमें आपका जो ये ओमेगा होता है, उसको ओमेगा डैश अगर बोले तो वो ओमेगा डैश इक्वल टू आपको मिलता है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर। तो डैम्पिंग के केस में टाइम पीरियड का फार्मूला आप याद रखिए, सवाल पूछे जाते हैं। तो 2 पाई बाई यहाँ पर अब ये ओमेगा डैश लिखेंगे, और ओमेगा डैश का मतलब कितना, ओमेगा डैश का मतलब है ये अपान में ओमेगा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज और था, जब फोर्स वाइब्रेशन की बात करते थे तो फोर्स वाइब्रेशन के केस में आपका ये फार्मूला आता था T इज इक्वल टू, अगर आप इसकी बात करें, ये जो एक्सप्रेशन है इससे अगर आप कंपेयर करें तो रेजोनेंस का वहां पर फार्मूला आता था PR, बिल्कुल ऐसा ही, और ये फार्मूला आपका होता था अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस में 2 बीटा स्क्वायर। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता था। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर है, इसको रिलेट करके आप याद करिए। The shape of potential energy curve for a simple harmonic oscillation is, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होगा वो कैसा होगा, तो कर्व अगर आपको याद हो पहले से तो अच्छा ही है, अदरवाइज आप इक्वेशन से कभी भी निकाल लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का कर्व, या ये टोटल एनर्जी का कर्व। कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में क्या y स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको मिलेगा यहाँ से। ये भी आपका पैराबोला है और इसका होता था आपका 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या y स्क्वायर। तो ये वेरिएबल का पावर 2, इस वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पर भी इस वेरिएबल का पावर 2, यहाँ पर इस वेरिएबल का पावर 1,
तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा पैराबोला, यहाँ पर मिलेगा पैराबोला, लेकिन इसमें जो वैल्यू आएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट बदलने से इसकी टोटल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से आपका जो इक्वेशन आता है इसका, वो स्ट्रेट लाइन है और बाकी इन दोनों का पैराबोला है। ग्राफ आपको याद होगा इसका, ग्राफ एक का ग्राफ ऐसा होता था और एक का ग्राफ ऐसा होता था, और ये आपका टोटल एनर्जी का होता था। तो टोटल एनर्जी आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और ये आपकी जो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का ये ग्राफ हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ हो जाएगा। तो दोनों के दोनों पैराबोला होते हैं और टोटल एनर्जी जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन स्टेडी स्टेट अ फोर्स्ड ऑसिलेटर वाइब्रेट्स एट दी। अब ये सवाल है कि करें कि स्टेडी स्टेट के केस में, स्टेडी स्टेट के केस में आपका जो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे आएगा। जैसे डैम्पिंग वाले केस का हमने बता दिया कि अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अपान में, और आपका जो फ्री वाइब्रेशन है उसमें तो 2 पाई अपान ओमेगा हो जाएगा। तो उसमें ओमेगा हुआ, उसमें अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हुआ। लेकिन अगर बात हम लोग करें फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की, तो आप देखिए हम लोग जब स्टेडी स्टेट में बात करते थे, तो स्टेडी स्टेट में जो भी हमने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया था, उसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से हमारा ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा था। लेकिन स्टेडी स्टेट से पहले की अगर बात करें, तो स्टेडी स्टेट से पहले हमारा जो ऑसिलेटर था वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होती थी, उस फ्रीक्वेंसी अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से ऑसिलेट करता था, है ना। तो ट्रांजिएंट स्टेट में जो आपका, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, जो कि डैम्पिंग वाला केस था। और अगर बात करें स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी होगी जितनी की एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी थी, दैट इज पी। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स आपने लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेटर आपका ऑसिलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शार्पर द रेजोनेंस द बैंड विड्थ इज। शार्पर द रेजोनेंस द बैंड विड्थ इज। रेजोनेंस जितना ज्यादा शार्प होगा, बैंड विड्थ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, कम होगी, मॉडरेट होगी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैंड विड्थ वाले डायग्राम में वापस चलना पड़ेगा। जरा इसको आप देखिए, ये जो ग्राफ आपने खींचा था एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का, वैसे ही हम पावर और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ प्लॉट करें, पावर और फ्रीक्वेंसी का, ये है आपका ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी P, और ये है आपका एब्जॉर्ब पावर का ये एक्सिस हो गया। तो ये देखा गया, आपको पता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा पावर एब्जॉर्ब होता है, रेजोनेंस कंडीशन में सबसे ज्यादा पावर एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि पावर एब्जॉर्ब का फार्मूला पता है आपको, एवरेज पावर का फार्मूला पता है जो एब्जॉर्ब होगा। एवरेज पावर जो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एब्जॉर्ब होने वाला एवरेज पावर था, उस पावर का एक्सप्रेशन आपके पास है P एवरेज इज इक्वल टू m बीटा V नॉट स्क्वायर। m बीटा और V नॉट स्क्वायर, आप चाहे तो यहाँ V नॉट वाला एक्सप्रेशन रख करके इसको पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि V नॉट की वैल्यू कितनी होती है, V नॉट की वैल्यू होती है F नॉट P अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस 4 बीटा स्क्वायर और P स्क्वायर, ये पूरा पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर यानी पावर में 1/2। अगर हम V नॉट के स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P एवरेज एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू m बीटा F नॉट स्क्वायर P स्क्वायर, और अपान में इस पूरे पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और प्लस में आएगा क्या 4 बीटा स्क्वायर और P स्क्वायर। ये है एब्जॉर्ब पावर का जनरल एक्सप्रेशन। और इसी को अगर आप यहां से समझें आसान भाषा में कि जब ये V नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये एब्जॉर्ब पावर भी मैक्सिमम होगा। और V नॉट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है,
जब मैक्सिमम होती है उसी को हम लोग वेलोसिटी रेजोनेंस बोलते हैं, और उस वेलोसिटी रेजोनेंस का कंडीशन था ओमेगा इज इक्वल टू पी, मतलब ओमेगा इक्वल टू पी पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उस टाइम आपका जो एब्जॉर्ब पावर होगा वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर कि ओमेगा इक्वल टू जब पी हो जाएगा, ऐसे में एवरेज पावर जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, बिल्कुल इस वाले पॉइंट के ऊपर, यहां पर ये हो जाएगी वैल्यू बिल्कुल मैक्सिमम। यहां पर आप ये दिखा सकते हैं कि ये है आपका पी एवरेज मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है यहां तक ग्राफ। अब ये जो, हाँ, अब ये जो आपका पी एवरेज मैक्सिमम है ओमेगा इक्वल टू पी पर, यही है वो जगह जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू किसके है, बिल्कुल पी के, पी और ओमेगा दोनों इक्वल हो गए। आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के, रेजोनेंस के केस में एवरेज पावर मैक्सिमम हो गया। अब जब नीचे आएंगे तो एवरेज मैक्सिमम पावर जो है उसकी वैल्यू कम होगी कम होगी कम होगी, तो कोई ऐसी जगह आएगी जहां पर एवरेज जो पावर ये मैक्सिमम है उसका बिल्कुल आधा हो जाएगा, और इसके सामने जब जाएंगे तो ये वाले पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी और ये वाले पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जैसे अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, इसको बोल दें ओमेगा 1 और इसको बोल दें क्या, ओमेगा 2। तो एवरेज मैक्सिमम पावर का जहां पर हाफ होता है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है पी एवरेज मैक्सिमम अपान में 2। इसका बिल्कुल आधा जहां पावर होता है वहां पर जो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको ओमेगा 1, जो लार्जर फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको हम ओमेगा 2 बोलते हैं। और इन दोनों के डिफरेंस को ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम बोलते हैं बैंड विड्थ। इसको क्या बोलेंगे, बैंड विड्थ। और बैंड विड्थ का रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो ये एनर्जी का जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है 1 अपान, या तो ऐसे कर लीजिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में टाउ, ये फार्मूला होता है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 1 अपान में टाउ होता है। और आप देखिए क्वालिटी फैक्टर आपने पढ़ा हुआ Q इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाउ, तो अगर हम इस टाउ को इधर ले जाएं तो हमें कुल मिला के क्या मिलेगा, हमें कुल मिला के ये मिलेगा कि Q अपान टाउ इज इक्वल टू ओमेगा, और 1 अपान टाउ की जगह पर हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 रखेंगे। तो यहां पर जैसे ही हम रखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो हम एक काम कर सकते हैं Q को उधर ले जा सकते हैं, तो ये ओमेगा अपान में क्या मिलेगा Q। तो आप ये चीज भी यहां से ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वालिटी फैक्टर इसके टर्म में ऐसे ही डिफाइन है। क्वालिटी फैक्टर की अगर हम बात करें, देखिए टाउ की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे यहां से 1 अपान ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो आपको मिल गया ना क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा और अपान में ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1। यानी क्वालिटी फैक्टर की ये डिफिनीशन बहुत फेमस है कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और अपान बैंडविड्थ। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट पढ़ेंगे वहां पर हम इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की बात करेंगे, एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट की बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान ये है बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान बैंडविड्थ, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर हम सीधे इस बात पर आते हैं कि हमें ये बताना है कि अगर हमारा ये जो रेजोनेंस है बहुत ज्यादा शार्प हो रहा है तो बैंड विड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है बैंड विड्थ, यहां पर आप देखिए बैंड विड्थ इज इक्वल टू क्यू अप ओमेगा अपान में क्यू, मतलब क्वालिटी फैक्टर। और रेजोनेंस जितना ज्यादा शार्प होता है आपको पता है क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होता है। रेजोनेंस जितना शार्प होता है क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होता है, डैम्पिंग उतनी कम होती है। तो अगर रेजोनेंस ज्यादा होने पर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होती है, तो क्वालिटी फैक्टर अगर बढ़ेगा तो ये जो आपका पूरा बैंड विड्थ है ये क्या होगा, घटेगा। और बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर आपका रेजोनेंस शार्प हो गया, ऐसे हो गया, आप देखिए मैक्सिमम पावर का आधा होने पर अब ये जो आपको इस दोनों के बीच का गैप मिलेगा वो कम ही हो जाएगा। जितना ज्यादा फ्लैट आपका रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा गैप मिलेगा, उतना ज्यादा विड्थ आपको मिलेगा। तो शार्पनेस जितनी ज्यादा होगी बैंडविड्थ उतनी कम होगी। या तो आप इससे रिलेट कर लीजिए, शार्पनेस जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होता है बैंडविड्थ उतना कम होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शार्पर द रेजोनेंस बैंडविड्थ इज स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, हम लाइव हैं, हम लाइव ही क्लास ले रहे हैं। आप मतलब लाइव क्लास में आके आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि हम लाइव हैं? बिल्कुल लाइव हैं, लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ ये तो है कि अगर हम बैंडविड्थ के फार्मूले से इस बात को समझने की कोशिश करें, शार्पनेस को, तो क्लियर समझ में आएगा। ग्राफ जैसे चौड़ा हो जाता है तो ये बैंडविड्थ ज्यादा हो जाती है ना, और ये शार्प हो जाता है तो ये बैंडविड्थ भी कम हो जाती है। ये क्लियर है, ठीक है। चलिए ये वाले फार्मूले को आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, क्योंकि वहां पर थियरी के टाइम पर ये मिस हो गया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। पावर एब्जॉर्ब्ड इन अ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मैक्सिमम एट। पिछले ही सवाल में ये पूरा डिस्कस हो गया कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एब्जॉर्ब पावर होता है वो मैक्सिमम कब होता है। अच्छा एक चीज ये पूछ रहे हैं कि ये वेलोसिटी रेजोनेंस की, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की, हाईएस्ट पॉसिबल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ये सब बोल रहे हैं। तो आपने अभी यही देखा फार्मूला कि एब्जॉर्ब पावर का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपका था एम बीटा वी नॉट स्क्वायर। अगर वी नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये एब्जॉर्ब पावर भी मैक्सिमम होगा। और वी नॉट मतलब मैक्सिमम होने का मतलब वेलोसिटी के मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी रेजोनेंस के केस में एब्जॉर्ब पावर मैक्सिमम होगा। और वेलोसिटी रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होती थी, ओमेगा इज एग्जैक्टली इक्वल टू पी, है ना, ओमेगा एग्जैक्टली इक्वल टू पी। ये है आपके वेलोसिटी रेजोनेंस की कंडीशन। तो जब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो एब्जॉर्ब पावर ही मैक्सिमम हो जाएगा। आंसर होगा वेलोसिटी रेजोनेंस, ठीक है, वेलोसिटी रेजोनेंस। टोटल नंबर आप क्वेश्चन है 31, जिसमें से 4 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, है ना, वो हमने पहले से सोच के रखा हुआ है। बाकी क्वेश्चंस को हम करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज की क्लास छोटी है, 9:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए कि इफ द डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज 0 देन इट्स रिलैक्सेशन टाइम विल बी। अगर डैम्पिंग 0 हो जाए तो रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा। सिंपल सी बात है कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है, चाहे एनर्जी के टर्म में बात करें चाहे एम्पलीट्यूड के टर्म में बात करें, वैसे रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा जनरल केस होता है एनर्जी का, बाकी एम्पलीट्यूड में तो उसको मीन लाइफ टाइम भी बोलते रहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर, जितने टाइम में जो एम्पलीट्यूड हो या एनर्जी हो वो इनिशियल वैल्यू से डीके होकर के इनिशियल वैल्यू अपान ई हो जाए। अब आप बताइए, अगर डैम्पिंग बिल्कुल जीरो है, मतलब डैम्पिंग हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि फ्री वाइब्रेशन की बात हो रही है, फ्री ऑसिलेशन की बात हो रही है। और फ्री ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा या एनर्जी होगी वो अपने इनिशियल वैल्यू से बिल्कुल घटती ही नहीं है, आइडियल केस है। तो 1/e टाइम्स कितने टाइम में होगी, इनफाइनाइट टाइम में भी नहीं होगी, है ना। वैसे केस में आप ऐसे भी नॉर्मली आंसर निकाल सकते थे इनफाइनाइट, नहीं तो आप सीधे, अगर इस सब नहीं सोच पा रहे, सीधे फार्मूले पर आइए कि E इक्वल टू ई नॉट माइनस में ई पावर माइनस में 2 बीटा इंटू टी। करें कि अगर डैम्पिंग जो है वो 0 हो रहा है, डैम्पिंग मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट B इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा B अपान 2m इज इक्वल टू 0। डैम्पिंग और ये डैम्पिंग कांस्टेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट। कई बार इसको भी कांस्टेंट बोल देंगे, इसको भी कांस्टेंट बोल देंगे, इसको भी कोफिशिएंट बोल देंगे, इसको भी कोफिशिएंट बोल देंगे। तो आप अपना ऑप्शन वगैरह देख करके उसी हिसाब से गेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, और बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया, और बीटा जैसे 0 आप कर देंगे तो आपको निकालना है टाइम की वैल्यू, है ना, टाइम की वैल्यू। तो टाइम कितना हो जाएगा इसकी, इस वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू को, या तो रिलैक्सेशन टाइम पूछ रहे हैं, सीधे आप फार्मूले पर आ जाइए। टाउ इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 बीटा, रिलैक्सेशन टाइम इक्वल टू 1/2 बीटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। तो बीटा की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है, यहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इफ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ऑसिलेटर इज लार्ज इट इंप्लाइज दैट। अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि डैम्पिंग हाई है, या डैम्पिंग लो है, या डैम्पिंग इनफाइनाइट है, या डैम्पिंग 0 है। बताइए, अगर क्वालिटी फैक्टर अगर लार्ज हो जाए तो इसका क्या मतलब निकलता है, बताइए। इसका आंसर अब आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर तो अब बता ही सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस,
जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा। अब तो एक और उसी में ऐड कर लीजिए, उतना कम बैंड विड्थ होगा, उतना कम क्या होगा, बैंड विड्थ होगा। और एक क्या बच गया, डैम्पिंग। जितनी ज्यादा शार्पनेस उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर, उतना कम डैम्पिंग और उतना कम बैंड विड्थ। तो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो तो डैम्पिंग का क्या वैल्यू होगा, तो डैम्पिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, जीरो थोड़ी हो जाएगी, है ना, जीरो थोड़ी हो जाएगी, डैम्पिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, डैम्पिंग इज लो। The frequency of a tuning fork is 300 Hz. If its quality factor is 5 into 10 power 4, find the time after which its energy becomes 1 upon 10 of its initial value. क्या है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको क्वालिटी फैक्टर Q का एक्सप्रेशन दिया, वैल्यू दिया हुआ है, और आपको वो टाइम पता करना है जिस टाइम में एनर्जी इनिशियल वैल्यू की 1 अपॉन टी हो जाए, 1 अपॉन 10 हो जाएगी। तो एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस में 2 बीटा टी। और आप देखिए सारे के सारे ऑप्शन ये रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में आपको टाइम बताना है, जो टाइम बताना रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में बताना, तो ई नॉट ई पावर में माइनस टी और ये 2 बीटा इक्वल टू 1 अपॉन टाउ, तो माइनस में टी अपॉन टाउ। और जो एनर्जी है वो एनर्जी इनिशियल वैल्यू का 1 अपॉन 10 हो रहा है, तो एनर्जी ई की जगह पर ये इनिशियल वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट अपॉन 10 इज इक्वल टू ई नॉट और ई पावर माइनस में टी अपॉन टाउ। ई नॉट से ये ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू हो जाएगा ई पावर माइनस में टी अपॉन टाउ, और इसको रिवर्स करिएगा तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा ई पावर टी अपॉन टाउ। दोनों साइड का लॉग लेंगे, लॉग 10, कौन सा लॉग, बेस ई, है ना, बेस ई पर, और इसका भी लॉग लीजिए तो लॉग ये ई पावर टी अपॉन टाउ, और कौन सा बेस, बेस वही ई, लॉग बेस ई जिसको हम ln बोलते हैं। तो आप देखिए लॉग 10 बेस ई इज इक्वल टू लॉग ई पावर टी अपॉन टाउ, और लॉग m पावर n लगाएंगे तो लॉग m पावर n लगाने पर n आगे आएगा और लॉग m बचा रह जाएगा, और यहाँ पर e होगा। और जब बेस और पावर दोनों इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये फार्मूला आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पर लिख दें लॉग b और यहाँ पर a, तो इसका मतलब ये होता है कि log b अपॉन log a, ये इसका मतलब होता है। तो अगर यहाँ पर e है और यहाँ पर e है तो डिवाइड करेंगे log e अपॉन log e, कैंसिल होके 1 आएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। तो t अपॉन टाउ इज इक्वल टू log 10 बेस e, ठीक है। और log 10 बेस e की वैल्यू वैसे इस सवाल में हम लिखना भूल गए, ये वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती लॉग 10 बेस e की 2.3, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था, मिस हो गया, 2.3 यहाँ पर हो जाएगा। तो t अपॉन टाउ इक्वल टू 2.3, तो इसका मतलब t इक्वल टू हो जाएगा 2.3 इंटू में टाउ। ये टाइम पीरियड की वैल्यू आपने निकाल ली, सॉरी टाइम की वैल्यू निकाल ली, किसके फॉर्म में, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, ठीक है। और ऑप्शन भी वैसा ही दिया है, तो 2.3 टाउ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, लिसाजूज फिगर का ये सवाल है कि आपको दो एसएचएम का इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वाई इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी आर एक्टेड साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एसएचएम का इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और ये दोनों एसएचएम एक पार्टिकल के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर जाकर के एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ दोनों उसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। तो जब दो एसएचएम बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक ही पार्टिकल के ऊपर काम करे तो इस पार्टिकल का जो पाथ होगा, जो जिस पाथ पर ये चलेगा उसी को हम लिसाजू, उसको हम उसके शेप को हम लिसाजू फिगर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली ये बताना है कि रिजल्टेंट मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल का जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो किस तरीके के पाथ पर होगा, ये आपको बताना, पैराबोला के पाथ पर, स्ट्रेट लाइन, सर्किल या इलिप्स, ठीक है। तो दोनों एसएचएम का इक्वेशन अगर आप देखें, पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और दूसरा है y इज इक्वल टू 10 साइन, यहां पर है ओमेगा टी। अगर आप देखें तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, यहां भी ओमेगा है, यहां भी ओमेगा है, यानी ये जो केस है आपका वो है T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1, ये वाला केस यहां पर बन रहा है। और इस केस में लिसाजूस फिगर का जनरल इक्वेशन होता है
ये होता है आपका एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये इक्वेशन होता है। यहां पर अगर फाई की बात करें, फाई फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है। जैसे ही आप यहां पर और यहां पर रखेंगे तो आप देखिए यहां पर जैसे कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा और यहां साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1। कुल मिला के आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और ये पूरा 0 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1। और देखिए यहां पर अगर a और b एज इट इज ऐसे रहते तो ये इलिप्टिकल पाथ होता, ये इलिप्स का इक्वेशन आपका मिलता। लेकिन इस सवाल में देखिए x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, यानी ये जो a की वैल्यू है और ये जो b की वैल्यू है बिल्कुल इक्वल है। तो a और b अगर बिल्कुल इक्वल है तो b की जगह पर a या a की जगह पर b लिखेंगे तो ये इक्वेशन आपका बनेगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपान में आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और a मतलब 10, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या 100 आएगा। तो ये हो गया एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और जिसका सेंटर ओरिजिन पर है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये उस सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या करना है, करें कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज दिस, टाइम इन विच एम्पलीट्यूड फॉल्स टू 1 अपॉन ई टाइम्स द इनिशियल वैल्यू और इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये सवाल है, ये आपको डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन दिया है और इस कंडीशन में आपको वो टाइम निकालना है जिस टाइम में एम्पलीट्यूड 1 अपॉन ई हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड 1 अपॉन ई होने में जो टाइम लगता वही आपका रिलैक्सेशन टाइम या मीन लाइफ टाइम था। तो इसका मतलब कुल मिला के आपको मीन लाइफ टाइम के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। और इक्वेशन आप देखिए, इक्वेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने आपको बताया ना कि ऐसा भी बहुत सारी बुक में होता है कि यहां पर जिसको हमने बीटा माना था उसी को ये लोग बी मानते हैं और हम लोग बी मानते थे डैम्पिंग कांस्टेंट को, है ना, और बीटा होता था डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो इन्होंने इसी को बी मान लिया है तो आपको भी इसी को मान के चलना होगा। और एम्पलीट्यूड के केस में 1 अपॉन ई एम्पलीट्यूड होने में जो टाइम लगता है वो तो इसका रिलैक्सेशन टाइम या मीन लाइफ टाइम होता है जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो एम्पलीट्यूड के केस में 1 अपॉन बीटा के इक्वल होता है। भाई एम्पलीट्यूड के केस में जो रिलैक्सेशन टाइम या मीन लाइफ टाइम है वो 1 अपॉन बीटा होता है और एनर्जी के केस में 1 अपॉन में 2 बीटा होता है। तो आपको कुल मिला के टाउ इक्वल टू 1 अपॉन बीटा ही निकालना था जैसा ये बोल रहे हैं। लेकिन बीटा जिस चीज को हम रिप्रेजेंट करते थे, हमारा इक्वेशन ये ऐसा होता था ना, यहाँ पर 2 बीटा लिखा करते थे, यहाँ ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा करते थे। तो जो बीटा हमारा था वही इनका बी है। तो इस बीटा की जगह पर अगर हम खाली बी रख दें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक सिर्फ इतना है कि इस बी और अपने वाले बी से कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो जनरल इक्वेशन है उसको मैच करिएगा तो पता चलेगा जहां बीटा लिखा करते थे वहां यहाँ पर बी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कैसे आया, ये आप फिर वही फार्मूले पर चले जाइए, a इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस में बीटा टी। कितना टाइम ले लें कि ये जो वैल्यू आए वो इनिशियल वैल्यू का 1 अपॉन ई हो जाए। तो टाइम टी की जगह पर जब बीटा लिखेंगे, t इक्वल टू बीटा 1 अपॉन बीटा लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ए नॉट ई पावर में माइनस में बीटा इंटू 1 अपॉन बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा a इक्वल टू कितना, ए नॉट ई पावर माइनस 1 यानी कि ए नॉट अपॉन में ई, ये आ जाएगा आपको। तो यानी कितना टाइम लिया आपने, 1 अपॉन बीटा, और इसी को हम मीन लिया लाइफ टाइम या रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोलेंगे। तो टाउ इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, लेकिन यहाँ बीटा का मतलब बी था तो 1 अपॉन बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर एंड बैंड विड्थ ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 1 ग्राम ड्रिवन बाय अ पीरियोडिक फोर्स और फोर्स कांस्टेंट k इक्वल टू 10 टू पावर 4 डाइन पर सेंटीमीटर एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल टू 1 अपॉन 2 सेकेंड। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वालिटी फैक्टर और बैंड विड्थ। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला हमारे पास है, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू ओमेगा इंटू में टाउ, है ना, ओमेगा इंटू में टाउ। तो हमें तो सबसे पहले ओमेगा निकालना होगा और ओमेगा निकालने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आपको याद है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, ये फार्मूला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। और के की अगर हम बात करें तो के कितना है, नहीं है वो सवाल, तो ये 10 पावर 4 डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस में था, ये भी सीजीएस में था,
तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 रेडियन पर सेकेंड। और ये ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, लेकिन टाउ की वैल्यू, हाँ टाउ की वैल्यू दिया हुआ है तो आपको हो जाएगा ये 100 इंटू में टाउ की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 50। और इसका कुछ यूनिट नहीं होता है, ये एक रेशियो है, तो आपका 50 इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर का। दूसरा आपको निकालना है बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ का फार्मूला आपने देखा, बैंड विड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1 अपान टाउ के होता है। या तो आप ये देख लीजिए क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान बैंड विड्थ ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1, ये फार्मूला है। तो अगर आप यहां से निकालना चाहे बैंड विड्थ, तो बैंड विड्थ इक्वल टू ओमेगा अपान में क्यू, और ओमेगा की वैल्यू है 100 और क्यू की वैल्यू है 50, तो 100 अपान 50 करेंगे तो 2 आएगा। या तो आप यहां से सीधे देखें, आपको बैंड विड्थ चाहिए, बैंड विड्थ इक्वल टू 1 अपान ये रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम है कितना 1 अपान 2, तो 1 अपान और 1 अपान 2 करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा 2, और ये टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, लेकिन जब ऊपर ये 1 अपान हो गया तो ये पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बैंड विड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, तो बैंड विड्थ की वैल्यू आ जाएगी 2 पर सेकेंड या 2 सेकेंड इनवर्स, और आपका क्वालिटी फैक्टर 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है ना। ये एक सवाल है जिसके ऊपर आपके एग्जाम में एक पीवाईक्यू में एक सवाल पूछा गया वेव एंड ऑसिलेशन का। तो वो सारे सवाल हम लोग अभी इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उस तरह के कुछ बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें करेंगे व्हेन 0.25 किलोग्राम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज। अगर ये आप कोई स्प्रिंग लेते हैं, ठीक है, और इस पर आप कोई भी, पहले जब इसके ऊपर वेट नहीं लटका था, जब वेट नहीं था तो इसकी ये जो लेंथ थी वो मान लीजिए थी कुछ ऐसे, ये मान लीजिए आपका पहले क्या था, स्प्रिंग था, ऐसे था। जब आपने इसके ऊपर ये वाला वेट लटकाया तो आप देखिए इतना इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया, ये लेंथ में हो गया इंक्रीमेंट, इसको हम बोल दे रहे हैं स्मॉल एल, लेंथ में इंक्रीमेंट को स्मॉल एल। और आपने ये एम मास को इसके ऊपर यहां पर लटकाया, तो जब इसके ऊपर वेट नहीं था तो ये लेंथ थी इसकी, यहां पर ये इसका एंड पॉइंट था। जैसे ही आपने इस मास को इस पे लटकाया तो इसके वेट की वजह से ये नीचे चला गया, और नीचे चला गया तो लेंथ इतना इंक्रीज हो गया। लेकिन अभी भी आपका ये जो वेट है, ये जो मास है, वो अभी यहां पर बैलेंस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और इक्विलिब्रियम स्टेट में होने का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट में होने का मतलब ये कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट mg है वो नीचे काम कर रहा है, और यहां से नीचे जाने की वजह से, इतना लेंथ में इंक्रीमेंट होने की वजह से, इतना डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है वेट फोर्स इधर लग रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। और रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू माइनस में K इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितना लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ L, है ना। तो इस माइनस का मतलब यही होता है कि डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपका स्प्रिंग इस डायरेक्शन में खींचा है तो रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। वैल्यू की बात करें, ये माइनस तो डायरेक्शन के लिए था, वैल्यू की बात करें तो K इंटू एल के बराबर, यानी mg फोर्स नीचे लग रहा है और KL फोर्स ऊपर लग रहा है। और आपका ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट में है, यानी इक्विलिब्रियम में है, यानी नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं KL इक्वल टू क्या, mg, KL इक्वल टू mg, ये बात आप यहां से याद कर सकते हैं, KL इक्वल टू mg। और आप देखिए ये जो वेट आपने लटकाया, इस वेट को अगर आप, ये मास जो आपने लटकाया, अगर वो मास आपने फिक्स कर दिया तो कितना लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, है ना। जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा लेंथ, क्योंकि आपने इस वैल्यू को फिक्स कर दी तो ये पूरी वैल्यू फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। अगर आपने जो भी मास इसके ऊपर लटकाना था 1 किलोग्राम का, आपने लटका दिया। अब अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग के ऊपर 1 किलोग्राम लटकाया, एक दूसरे स्प्रिंग के ऊपर 1 किलोग्राम लटकाया, तो दोनों में हो सकता है लेंथ में अलग अलग चेंज आए। और लेंथ में अलग अलग चेंज किस वजह से आएगा, भाई आपने मास तो दोनों पर 1 ही किलोग्राम रखा था, यानी आपने ये वाली वैल्यू तो फिक्स कर दी, लेकिन एक में कम चेंज आया और एक में ज्यादा चेंज आया। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा इन स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपने ये चीज दोनों स्प्रिंग के लिए फिक्स कर दी, कांस्टेंट कर दी, तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट उतना कम होगा, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम होगा उसमें लेंथ का इंक्रीमेंट उतना
ज्यादा होगा। इसी वजह से हमने बोला था कि एक फिक्स मास के लिए के एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ, यानी कि के प्रोपोर्शनल टू 1/L हुआ। इसके ऊपर आपने पीछे वाली क्लास में एक दो सवाल भी लगाया था। तो के प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये बात तो याद रखना ही रखना है। बाकी इक्विलिब्रियम के केस में के एल इक्वल टू एम जी की होता है, ये बात भी ध्यान रखना है, कई सारे प्रॉब्लम में आपको ये काम करेगा। इस सवाल पर अगर हम आए तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, m इंटू जी और अपान में क्या करना होगा l, बस इतना ही करना है, यहां से आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो m की वैल्यू है 0.25 और g की अगर बात करें तो दिया तो नहीं है, तो आप इसको 10 ले लीजिए, आसान सुविधा के लिए चेक कर लेंगे। और l की बात करें तो 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 5 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो ये ऊपर जाके प्लस बनेगा और प्लस बन के इसको 25 करेगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 10 करेंगे 50 आ जाएगा। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है तो F इक्वल टू माइनस में K इंटू एक्स होता है, तो K इक्वल टू F अपान एक्स हो जाएगा, मतलब न्यूटन अपान में मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने आपको इसलिए बताई है, ये सवाल हमने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थियरी में नहीं आया था और आपके पीवाईक्यू में इसका सवाल है, तो हम वहां डायरेक्ट यूज करेंगे तो आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, है ना। तो वहां पर भी हमें यही बात एक्सप्लेन करनी पड़ती, तो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब ये चीज आप डाइजेस्ट कर लेंगे, आप अडॉप्ट कर लेंगे, तो हम जब पीवाईक्यू करेंगे तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर रिड्यूस्ड टू हाफ इन 2 मिनट। 2 मिनट में जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का आधा हो जाता है। व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड आफ्टर 8 मिनट ऑफ बिगिनिंग ऑफ इट्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की केस में एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस में बी इंटू टी, ये आपके पास फार्मूला है। करें कि जब t इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का आधा हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। तो फार्मूले में आपको पता है a इक्वल टू ए नॉट, तो a की वैल्यू रख दिया और ये ए नॉट ई पावर में माइनस में बीटा इंटू टाइम की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ई पावर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम करें कि जब t की वैल्यू हम 8 लेंगे तो कितना होगा, कितना एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो a इक्वल टू आप लिख लीजिए ए नॉट ई पावर माइनस में बीटा इंटू टी, टी की जगह पर आपको लिखना है 8, कितना आएगा ये हो जाएगा आपका ए नॉट इंटू, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस में 2 बीटा और इसका होल पावर अगर हम 4 कर दें तो ई पावर माइनस में 2 बीटा इसका होल पावर 4 कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर यही चीज हमें मिल जाएगी। और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ई पावर माइनस ऑफ 2 बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2, इसकी जगह पर 1/2 रखेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू ए नॉट और इसकी जगह पर आएगा 1/2 और इसका होल पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका a नॉट और अपान में 8, सॉरी 2 पावर 4 है तो 4 4 16, ये हो जाएगा आपका a नॉट अपान 16। तो यानी कि अगर 2 मिनट में आधा हो रहा है एम्पलीट्यूड तो 8 मिनट में 1/16 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ अ अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F इक्वल टू F नॉट cos ओमेगा t, पीरियोडिक फोर्स है, along x डायरेक्शन इज V नॉट, मतलब वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है 1/ओमेगा² माइनस बी ओमेगा प्लस c होल पावर 1/2, where a b c आर कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट विच रेजोनेंस विल अकर। ठीक है, अगर किसी ऑसिलेटर पर ऐसा कोई पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उसके ऑसिलेशन की वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन ये है, तो कह रहे हैं कि रेजोनेंस करने के लिए यानी वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ए बी सी के टर्म में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को करना है। हम आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आप ट्राई करिएगा क्लास के बाद। अगला सवाल देख लीजिए, ये भी आप ही को करना है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, देखिए रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ पेंडुलम ऑफ 5 ग्राम। हाँ देखिए, ये सवाल की हम बात कर रहे थे, यहाँ किलोग्राम नहीं था, यहाँ पर ग्राम था, ये आप इसको ग्राम लेकर के अब इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, 5 ग्राम, तो 5 ग्राम इज के इक्वल टू 0.50 नैनोमीटर। तो आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, फ्री ऑसिलेशन के केस में आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में डैम्पिंग कांस्टेंट जो होता है जिसको बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, ये वही है, इसकी वैल्यू है 60 ग्राम पर सेकेंड।
ठीक है। तो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फ्री ऑसिलेशन के केस में टाइम पीरियड निकालना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में टाइम पीरियड निकालना है, डैम्पिंग कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल भी आपके लिए, ये सवाल भी आपके लिए, वहां पर किलोग्राम लिख गया है बट वो ग्राम रहेगा, ग्राम लेकर के सॉल्व करिएगा तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लेंथ को, पेंडुलम की लेंथ को 4% बढ़ा दें, पेंडुलम की लेंथ को 4% बढ़ा दें तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम जी की वैल्यू को 4% बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम एम्पलीट्यूड को ही 4% बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर पेंडुलम के मास को 4% बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे इस वाले सवाल से कि इन चीजों को बदलने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, ये आपके थियरी में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। तो ये सवाल भी आपके लिए है, ये भी आपका होमवर्क है, अभी क्लास के तुरंत बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ये पूरा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि जब ऐसा था तो फ्रीक्वेंसी, इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एफ थी, अगर इनमें से एक स्प्रिंग को जब हटा लिया जाएगा तब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम कर ही देते हैं इसको कि आप देखिए, आपको पता है जब प्योर सीरीज आपको दिखाई देता है तभी वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, अदरवाइज सारे के सारे कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में काउंट होंगे। तो ये उस हिसाब से पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आया, और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आया तो इसमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए सीरीज जैसा फार्मूला यूज होगा, रेजिस्टेंस का सीरीज जैसा होता है। ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा, तो यहाँ पर k प्लस के करके दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2k आ जाएगा। और जब ये 2k आपको मिल गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट, तो अगर आप यहाँ से टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपान में k डैश की जगह पर आप रखेंगे 2k, तो ये हो जाएगा आपका m अपान में क्या 2k। और टाइम पीरियड के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सवाल में फ्रीक्वेंसी f बोला था तो हमने f लिख लिया, ये हो जाएगा 1 अपान में 2 पाई, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2k अपान में क्या m। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। जब ये डायग्राम इसी तरीके से था उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट किया। बाद में कह रहे हैं कि अगर इसमें से एक स्प्रिंग को हटा लिया जाए, तो अगर एक स्प्रिंग हट जाएगा तो अब तो ये सिंगल स्प्रिंग का केस बन गया, और सिंगल स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड का फार्मूला ये आप यूज करेंगे 2 पाई अंडर रूट एम अपान में के, और अगर उसका फ्रीक्वेंसी निकालें तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई और ये हो जाएगा k अपान में m। तो यही करें कि जब हम एक स्प्रिंग हटा देंगे तब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इस वाले फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो अब जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हमें पता चल रही कितनी हो गई, बट इसको इस वाली फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना है। और ये फ्रीक्वेंसी आप देखिए, अगर आप इसको आपस में दोनों को रिलेट करना चाहें तो 2 पाई अंडर रूट के अपान एम, और सॉरी 1 अपान होगा उल्टा, 1 अपान 2 पाई और ये अंडर रूट के अपान एम, 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 2 के अपान एम। तो अगर हम रूट 2 को छोड़ दें बाकी पूरा वही दिख रहा है जो एफ डैश की वैल्यू है, एफ इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इस रूट 2 को अलग कर लें बाकी पूरा का पूरा पोर्शन बन जाएगा क्या, ये हमारा ये एफ है, एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट 2 बाहर निकाला और बाकी पूरा पार्ट एज इट इज एफ डैश हो जाएगा। हमें एफ डैश की वैल्यू निकालनी है तो एफ डैश इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एफ अपान में रूट 2, एफ डैश इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एफ डैश इक्वल टू एफ अपान रूट 2। मतलब कि एक स्प्रिंग हटाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो पहले वाले फ्रीक्वेंसी का 1 अपान रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 अपान रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर अ बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड टू द स्प्रिंग फैक्टर इज गिवन बाय। ये सवाल में सिर्फ और सिर्फ इतना आपको याद रखना है, जैसे आपने डैम्पिंग कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, डैम्पिंग कोफिशिएंट पढ़ा, डैम्पिंग कांस्टेंट और डैम्पिंग कोफिशिएंट दोनों अलग अलग थे। स्प्रिंग के केस में आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसी का चौथा नाम है आपका स्प्रिंग फैक्टर। तो स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कोफिशिएंट वो सब सेम होता है, वही के की बात हो रही है। आपको के के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो के के लिए एक्सप्रेशन आप बताइए। इतना आसान सवाल है ये कि अगर आपको ये फार्मूला याद है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपान एम, है ना, तो यहाँ से आपका ओमेगा इक्वल टू कितना
अब आप यहीं से निकाल लीजिए सीधे के की वैल्यू, के इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, यही है आपका स्प्रिंग फैक्टर, इसी को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। m ओमेगा स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं कि अ पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड टू एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन इट विल पास थ्रू इट्स मीन पोजीशन विद अ वेलोसिटी v इक्वल टू। ठीक है, अगर आपके पास ये एक पेंडुलम है और इसको मीन पोजीशन से थीटा एंगल से इधर डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी आपको बतानी। ये एंगल कितना है, थीटा है, और यहां से डिस्प्लेस करके आप इसको यहां पर पहुंचा दिया आपने, तो इसके आप सामने आएंगे तो यहां पर आएंगे, और दोनों ही केस में वही सेम पेंडुलम था, तो इसका मतलब ये जो लेंथ L है ये यहां से यहां तक, और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये वही सेम वायर है, सेम पेंडुलम है, इसको तिरछा किया तो ये ऐसे हो गया था। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि अगर हम ये देखें कि यहां से जब ये यहां पर आपका पेंडुलम गया, तो इन दोनों ही केस में इतनी हाइट का डिफरेंस हो गया, मतलब आपका पेंडुलम इतना ऊपर चला गया, और पेंडुलम जब ऊपर जाएगा यानी h की वैल्यू जब बढ़ेगी, तो h की वैल्यू बढ़ने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी घटने का मतलब कि आपका पेंडुलम अगर यहीं तक गया था, फाइनली यहां से यहां तक ही गया था, यहां पर यानी वेलोसिटी हो गई थी जीरो। आपका पेंडुलम यहां से गया यहां पर, फिर यहां से वापस आ गया, तो यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, यहां पर कुछ वेलोसिटी v है। ठीक है, तो अगर आपका पेंडुलम इस लेवल से इस लेवल पे जा रहा है, इस वाले लेवल से इस वाले लेवल पर जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घटेगी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। इसका मतलब कि अगर यहां से यहां ऊपर गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी घटी होगी। तो आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो फार्मूला होता है m इंटू जी इंटू जितना भी हाइट ऊपर जाएंगे, भाई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का माइनस यहाँ का, तो ये हाइट के इक्वल आ जाएगा mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में कितनी कमी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज्यादा थी, यहाँ कम हो गई, यहाँ जीरो हो गई, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और वहां पर जीरो कर देंगे तो माइनस में जीरो, इतना ही आएगा। m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, आप लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, इसका मतलब v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू क्या h। यानी कि आपका पेंडुलम जब यहां से गया ऐसे जा रहा था मीन पोजीशन से, तो उसकी वेलोसिटी थी अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच, लेकिन आपको आंसर इस हाइट के टर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको आंसर इस थीटा के टर्म में बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, हाइट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ये वाले h की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए ये कितनी लेंथ होगी, अगर आप इसको h बोल रहे हैं तो ये h इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पूरे लेंथ L में से, इस L में से ये वाली लेंथ को माइनस करना होगा, और ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी होगी, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये आपका L है, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे में कर्ण, तो cos थीटा इक्वल टू, इसको अगर हम x बोल दें यहाँ से लेकर यहाँ तक को, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x के अपान में L, तो x इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा, और x की जगह पर आप L cos थीटा ये माइनस कर, इस पूरे लेंथ L में से x को माइनस करना है, तो L माइनस x की जगह पर L cos थीटा, तो यहाँ से आप लिखेंगे L ब्रैकेट में 1 माइनस में cos थीटा, यानी आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच, एच की जगह पर L 1 माइनस में cos थीटा, ये हो जाएगा v के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी 2gl 1 माइनस cos थीटा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 31, और 31 क्वेश्चन आप कर लेंगे क्योंकि पीछे एक सवाल अभी हमने एम्पलीट्यूड का किया था, तो बिल्कुल वैसे ही आप कर लीजिएगा। व्हेन अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीट्स 100 ऑसिलेशंस, इट्स एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी जो टाइम है वो कितना होगा, 100 ऑसिलेशन के टाइम के इक्वल। एक ऑसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, तो 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, 100 इंटू में कैपिटल टी,
है ना। इसी तरीके से आगे करें, व्हाट विल बी दी इट्स एम्पलीट्यूड व्हेन इट्स कंप्लीट 200 ऑसिलेशंस। तो 200 ऑसिलेशन का टाइम 200 इंटू कैपिटल टी। तो एक बार 100 टी करके आप निकालिएगा रिलेशन, वहां से कुछ बनेगा एक्सप्रेशन, फिर 200 टी वाले में वो पहले वाले एक्सप्रेशन को रख दीजिएगा, तो 200 टी वाले केस में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना इसको, या कर दें? चलिए कर देते हैं इसको। ये आपका a इक्वल टू ए नॉट ई पावर में माइनस में बीटा इंटू टी। केस नंबर 1, 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा? एक ऑसिलेशन का टाइम कैपिटल टी, तो 100 ऑसिलेशन का 100 टी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? इनिशियल वैल्यू की 1/3, तो a नॉट अपॉन 3 इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस में बीटा, और t की जगह पर 100 इंटू कैपिटल टी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी ई पावर माइनस में 100 बी बीटा टी। ये आपको पहला रिलेशन मिल गया। दूसरा 200 टी के केस में आप लिखेंगे a इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस में बीटा, और t की जगह पर आप लिखेंगे 200 कैपिटल टी। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं ए नॉट और इसको बोलेंगे ई पावर माइनस में 100 बीटा टी, 100 बीटा टी, और इसका करेंगे होल स्क्वायर, 100 बीटा टी इसका होल स्क्वायर। a इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट, और ये 100 बीटा टी जो आया है इसकी वैल्यू है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। तो ए नॉट अपॉन 9 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ए इक्वल टू ए नॉट अपॉन 9, यानी ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू का 1/9 टाइम्स। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।